बेबाक मुनसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। बात होगी क्या उत्तर प्रदेश में टूट की कगार पर है इंडिया ब्लॉक या इंडिया गठबंधन, उसकी बात करेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो खींचतान चल रही है सीटों को लेकर के, उसको देख करके अब यही लगता है कि ये भी वेस्ट बंगाल की तरह और बिहार की तरह टूटने जा रहा है इंडिया ब्लॉक उत्तर प्रदेश में। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल और बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन टूटता नजर आ रहा है। आरएलडी पहले ही इंडिया ब्लॉक से बाहर हो चुकी है, साथ ही समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य और सलीम शेरवानी अलग हो चुके हैं। अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर के रजामंदी नहीं बन पाने के चलते इंडिया ब्लॉक टूटने की कगार पर है। उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें, जानकार जो हैं, जानकारों का मतलब अगर हम बात करें, जो सियासी जानकार हैं, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन है उसे लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही बातचीत फिलहाल बंद हो गई है। कल देर रात तक दोनों पार्टियों के जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, उनके बीच जो है बंटवारे को लेकर के लंबी बातचीत चली थी, लेकिन उस बातचीत का कोई हल नहीं निकला, कोई नतीजा नहीं निकला। दरअसल समाजवादी पार्टी ने जिन 17 सीटों की लिस्ट कांग्रेस को भेजी थी, थमाई थी, कांग्रेस उसमें बदलाव चाहती है, समाजवादी पार्टी इसके लिए कतई तैयार नहीं है। बहरहाल आज से सब कैसे अलग हो रहे हैं, इंडिया का मतलब इंडिया ब्लॉक क्यों अलग हो रहे हैं, ऐसे में इंडिया ब्लॉक जो है वो कैसे 2024 में लोकसभा इंतखाबात को जीत पाएगा, यही तमाम सवाल हैं, यही सारी बातें हो रही हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश का जिक्र होता है तो सब जानते हैं कि आबादी के लिहाज से भी और सीटों के लिहाज से भी इस मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है। बहरहाल इस मसले पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी से पूनम सिंह जी, इनके अलावा कांग्रेस से तमजीद अहमद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से पूजा शुक्ला जी हमारे साथ हैं और सीनियर जर्नलिस्ट प्रभात त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और तमजीद जी, सबसे पहला सवाल आप ही से, क्या कहेंगे, ये जो हर रोज इस तरह की खबरें आती है कि गठबंधन टूट गया, बिखराव हो गया, नुकसान होगा, समाजवादी पार्टी अपनी राह चलेगी, कांग्रेस अपनी राह चलेगी, 17 सीटें जो हैं जो दी जा रही हैं या जो एक लिस्ट थमाई गई है कि हम पहले 15 कह रहे थे, वो 11 से बात शुरू हुई थी, फिर 15 तक पहुंची, अब 17 तक पहुंच गई है, तो वो हर रोज नए फिगर आ रहे हैं। हमने देखा था अभी जो अखिलेश यादव है उनका भी ट्वीट आया था कि अगर 15 सीटों से ज्यादा मांग की गई तो फिर माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन जो है वो नहीं बचा, मगर फिर भी उन्होंने बड़ा दिल किया, ऐसा कहते हैं समाजवादी पार्टी वाले, कि फिर भी 17 सीटें जो है उन्होंने कहा कि ठीक हम दे रहे हैं। अब कहां पेच फंसा है, क्या जो है वो ताजा हालात है इंडिया ब्लॉक के उत्तर प्रदेश में? देखिए, जो भी सिचुएशन है आई कैन से कि वेल अंडर कंट्रोल। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है, चीजें नियंत्रण में है और निश्चित रूप से जो शीर्ष नेतृत्व जब बैठेगा तो वो डिसाइड करेगा कि कौन कहां कितनी सीटों पे लड़ेगा। अभी मुझे लग रहा है कि वो डायलॉग बाकी है, तो वो चीजें निकल के सामने आने दीजिए। क्योंकि राहुल गांधी जी इस वक्त न्याय यात्रा में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं और जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, जब से वो बनारस से लेके अभी तक लखनऊ पहुंचे हैं आज, तो जिस तरीके की भीड़ सड़कों पे निश्चित रूप से एक बड़ा इनकलाब उत्तर प्रदेश के अंदर दिखलाई देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात, निश्चित रूप से इसका फायदा पूरे इंडिया घटक दल को मिलेगा और राहुल गांधी जी जिन मुद्दों के साथ सड़क पे हैं उनका उन मुद्दों को भी फायदा मिलेगा। सीट को लेकर निश्चित रूप से, चूंकि हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज है, अलग अलग दल हैं, और पिछले चुनाव भी हम लोगों ने 80 सीटों पे चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी ने भी एक बसपा के साथ गठबंधन था तो उन्होंने बहुत सारी सीटों पे चुनाव लड़ा। हाँ। तो निश्चित रूप से सभी पार्टियां चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनको मिले और कुछ सीटों पे निश्चित रूप से ये नेचुरल भी है कि दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है और वो नेचुरल चीजें हैं। तो एक बार चीजें जब शीर्ष नेतृत्व बैठेगा, जो भी डायरेक्शन उनका आएगा उसके हिसाब से हम लोग, जाहिर तौर पर जब आला कमान कोई फैसला करेगा, डायरेक्शन आएगा, वो तो तमाम लोगों को मानना पड़ता है, पार्टी वर्कर्स को भी और पार्टी के दूसरे लीडर्स को भी, उस सूबे के लीडर्स को भी मानना पड़ता है। मगर आज भी, अभी कुछ देर पहले ही समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों का ऐलान किया है, जिसमें जो है वो मुजफ्फरनगर की सीट जो है वो अभी हमने देखा था 2 दिन पहले ही 11 सीटें जब आई थी तो उसमें दे दिया गया था, मगर आज भी कई सारी सीटें ऐसी हैं, 9 सीटें, जहां पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। और आपने खुद इस बात को माना है कि कांग्रेस भी बहुत सारी सीटों पर कांग्रेस डिमांड कर रही है, वहीं से समाजवादी पार्टी भी कर रही है। अमरोहा का भी आज जिक्र हुआ है, अमरोहा से भी जो है वो टिकट दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पेच तो फंसा है, आप भले ही माने ना माने। चूंकि बिहार का जब मसला आया था तो सब लोग यही कह रहे थे, कांग्रेस के लीडर्स या आरजेडी के या दूसरे लीडर्स की, अभी तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, नेता बात कर रहे हैं,
नीतीश जी कहीं नहीं जाएंगे, मगर अल्टीमेटली चले गए। वैसा ही आरएलडी के साथ भी हुआ। आरएलडी को भी कई सारी सीट्स जो है वो ऑफर की थी, सारी बातें हो गई थी, मगर आरएलडी भी छोड़ करके चली गई। और बड़ा मतलब जो है दोस्ताना रिलेशन था दोनों के बीच में, मतलब एक तरीके से अच्छी दोस्ती थी। दोनों यंगस्टर्स थे, दोनों नौजवान थे। जाहिर तौर पर आप भी अपने तौर पर जवाब देना, आपको मतलब अभी जब जानकारी आएगी तभी उस हिसाब से आप बात कर पाएंगे। लेकिन यह है कि खबरें यही हैं मार्केट में कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब बहुत आसान राह नहीं है उत्तर प्रदेश की। पूजा शुक्ला जी क्या कहेंगी, समाजवादी पार्टी से आप हैं। अभी कुछ देर पहले ही समाजवादी पार्टी ने 9 उम्मीदवारों का जो है वो ऐलान कर दिया, जिसमें शिवपाल यादव भी हैं, जिसमें इकरा हसन भी हैं, जिसमें और कई सारे लीडर्स हैं। 9 उम्मीदवार आज भी उतारे हैं, 11 उम्मीदवार जो है शायद कल या परसों जो है वो उतारे थे। तो एक के बाद एक ऐलान हो रहा है उम्मीदवारों के नाम का। फिर कहां से वो जो है वो कांग्रेस डिमांड कर रही है वो भी उन्हीं तमाम सीटों की। तो कांग्रेस शायद नाराज है इसी वजह से, और इसी वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। देखिए, मेरा अपना मानना है कि हमारी बहुत बड़ी लड़ाई है, और हम कभी भी बड़ी लड़ाई जब हम लड़ते हैं तो छोटी छोटी चीजों को कई बार नजरअंदाज करना पड़ता है। और समाजवादी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने निरंतर हमेशा बड़ा दिल दिखाया है। जिस किसी के भी साथ गठबंधन किया, या जिस भी पार्टी को, जिस भी नेता को हम लेकर के आए अपने दल के साथ, तो हमने सम्मान दिया और ये पूरा ध्यान रखा कि उनका सम्मान हमारी पार्टी में बना रहे। और हमारी लड़ाई देखिए साफ तौर पर पीडीए की है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के अधिकारियों को लेकर के हम लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर आने वाला जो समय होगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन रहे, और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को परास्त करे। और हम लोगों ने हर संभव कोशिश की है। और मैं फिर कहूंगी कि अभी कांग्रेस से बातचीत चल रही है। जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी को क्लियर है कि किन कैंडिडेट्स को लड़ाना है, हमने वहां पर घोषणा कर दी है। और बाकी जो अन्य सीटें हैं जहां पर बातचीत चल रही है, वहां पर जब बातचीत हो जाएगी दोनों दलों के बीच में, तो निश्चित तौर पर आपको बता दिया जाएगा। और हम लोगों ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है। और समाजवादी पार्टी एक सबसे बड़ा मजबूत दल है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहा है, और पुरजोर तरीके से उनको किस तरह से हमें हराना है। हमारी जगह जगह बैठकें चल रही हैं, पीडीए के नाम से आपने देखा होगा, पीडीए पखवाड़े चल रहे हैं। तो हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसमें हम चाहते हैं कि कांग्रेस भी बड़ा दिल दिखाए, कांग्रेस भी हमारे साथ रहे। और जिस तरह से बातचीत चल रही है, निश्चित तौर पर हम लोग गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। ठीक है, पूनम सिंह जी आपके पास मैं आऊंगा। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश कितना बड़ा सूबा है, आबादी के लिहाज से और सीटों के लिहाज से किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और खासतौर से पॉलिटिकल लोगों को सब समझते हैं वो। और बीजेपी का जो नारा है 370 प्लस 400 पार, 370 में एक अपना संदेश, एक अपना पैगाम छिपा हुआ है। जब प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि 370 सीटें जीतेंगे, तो वो अपने आप में एक पैगाम है, मैसेज है, और उनको अपनी बात कैसे पहुंचानी है वो बखूबी जानते हैं। और गठबंधन के लिए वो बोल रहे हैं, जो एनडीए गठबंधन है, कि भाई वो 400 पार जो है वो जाएंगी सीटें। और इसको देख करके मतलब ये जो नारा दिया गया है, उस नारे को एक तरीके से साकार करने के लिए, हकीकत में बदलने के लिए पार्टी, प्राइम मिनिस्टर और पूरा संगठन कैसे लगा हुआ है, कैसे जोड़ तोड़ की राजनीति भी चल रही है। जाहिर तौर पर हर कोई पार्टी चाहती है कि उसका कुनबा जो है वो बड़ा हो, उसमें कहीं कोई किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब। तो अभी हमने देखा आरएलडी जो है वो इंडिया ब्लॉक से, उसको भी ले लिया गया। एक एक सीट पर काम करते हैं, और वही शायद जीत का फॉर्मूला भी है, वैसे ही तौर तरीके भी हैं। अगर इंडिया ब्लॉक की ये टूट होती है, या इंडिया ब्लॉक में उत्तर प्रदेश में खास तौर से, अगर ये बिहार के बाद चूंकि बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, अगर बात नहीं बनती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच, अगर दोनों अलग अलग मैदान में उतरते हैं, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए तो खुशी की बात है। बीजेपी को और ज्यादा मतलब जो है मजबूती के साथ वो उतरेगी, और मजबूती के साथ और ज्यादा सीटें जीतेगी। तो आपके तो मतलब जो है एक तरीके से वो मजे ही मजे हैं बीजेपी के। सिर जी, बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सबको सांस लेकर चलती है। हाँ। किसी को तोड़ने की काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी में लोग आते हैं, स्वेच्छा से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है, और सबका विश्वास जीतने की काम करती है। अभी 2 दिन पहले, ठीक है आपकी बात ठीक है, अभी 2 दिन पहले जो चंडीगढ़ के 3 जो पार्षद थे आम आदमी पार्टी के, वो भी अपनी मर्जी से आए या उनको लाया गया? बिल्कुल नहीं। यदि वो अपनी मर्जी से नहीं आते तो जरूर आपको बताने का काम करते, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से आने की अपनी इच्छा जाहिर की तो आए। लेकिन ये गठबंधन के लोग इतने डरे हुए हैं
पहले तो इन लोगों का टारगेट था कि नरेंद्र मोदी जी को रोकना है। हाँ। अब जब नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी 370 पार एनडीए बीजेपी आएगी और 400 पार एनडीए आएगी, इन लोगों को बेचैनी बढ़ गई है कि ये लोग 370 कैसे भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी और 400 पार, क्योंकि ये लोगों के पास सिर्फ सत्ता हथियाने की सोच है। ये लोग पहले गठबंधन किए कि हम साथ में जाएंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी को रोकेंगे, लेकिन जो उनकी सोच, जो मानसिकता थी कुर्सी की, वो आपको देखा उनकी जिस तरह से भगवान राम का इन्होंने अपमान किया। भगवान का जो अपमान करने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो दर्शाता है कि इनकी सोच कितनी गिरी हुई है। और आज देखे जितने भी, चाहे ममता बनर्जी की बात कर ले, चाहे टीएमसी की बात कर ले, चाहे केजरीवाल की बात कर ले, चाहे पंजाब में बात कर ले, तो उनकी केजरीवाल की पार्टी एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। यहाँ हम यूपी में बात कर ले कि जो उनको 80 सीटें है, उसमें से एक भी सीट इनको, हमको नहीं लगता है कि जो समझौता ये लोग किए हैं कि 70 सीटें यदि देती है, ये लोग को अभी उम्मीदवार पर भी कंफ्यूजन है कि किनका कौन उम्मीदवार होगा। ये लोग जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि हम गठबंधन कर करके मोदी जी को रोके, लेकिन ये लोगों का सपना जो लग रहा है कि पूरा दिख नहीं रहा है। ये लोग सत्ता से बौखला गए हैं। ये लोग बताने का काम करके आज ये लोग यात्रा पर निकले हुए हैं। यात्रा केंद्र पर यात्रा में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यात्राएं तो सब लोग निकालते हैं। यात्रा तो गांधी जी ने भी निकाली थी, और उसके बाद हमने देखा एक के बाद एक जो है वो आजादी के बाद से 60s में ही यात्राएं निकलना शुरू हो गई थी। 67 में कितना नुकसान फिर जो है वो उस वक्त की जो हुकूमत थी या जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसको कितना नुकसान हुआ, और उसके बाद 75 के बाद 77 और ये तमाम यात्राएं निकलती रहती हैं और धरने प्रदर्शन होते हैं। वो तो एक सबका अधिकार है, वो तो मतलब जो है उसमें कहीं कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मगर ये है, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी किसी को तोड़ते नहीं है। अब बात ये तो नहीं है तोड़ना नहीं तोड़ना, खैर वो तो जाहिर तौर पर वो कांग्रेस जवाब देगी और समाजवादी पार्टी जवाब देगी कि कितने लोग उनके तोड़े हैं कि वो खुद आए हैं, कोई फाइल दिखा करके उनको बुलाया गया है कि वो मन से आए हैं। मतलब ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब जो है उनको देने पड़ेंगे, चूंकि उनके लीडर्स गए हैं, जवाब तो उनको भी देने पड़ेंगे। प्रभात त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। तीनों लीडर्स की बात आपने सुनी, तीनों पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जाहिर तौर पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से उनका ताल्लुक है। वो कह रहे हैं कि खास तौर से हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात करें, वो कह रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला, कोई मतलब जो है वो बिखराव नहीं है, कोई टूट फूट नहीं है, कहीं कोई मनभेद नहीं है, कुछ सीटों को लेकर के पेच फंसा हुआ है। सहाफ़ी होने के नाते इतना बड़ा तजुर्बा आपको है सियासत का भी और सहाफत का भी, आप देखते हैं उत्तर प्रदेश जो है वो अपने आप में बड़ा जो है एक तरीके से अहमियत का सूबा है, बहुत अहमियत है उसकी पॉलिटिकल लिहाज से भी। कैसे देख रहे हैं ये जो है बातें सिर्फ बातें हैं या कहीं ना कहीं जो ये चिंगारी है ये मतलब एक बड़ी शक्ल इख्तियार करेगी? देखिए रब्बानी साहब जी, आज की समीक्षा हमारी बिल्कुल अलग है जी। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल, चाहे वो जहां से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई वहां जहां जहां, चाहे वो बिहार का समीकरण हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो आने वाले समय में पंजाब का, दिल्ली का या महाराष्ट्र का, मुझे एक बात लगती है बहुत, इस राजनीति के पीछे का जो एक पर्दे का खेल है, वो खेल भारतीय जनता पार्टी द्वारा खेला गया, रचा हुआ खेल है। और आज जो मैं समीक्षा कर रहा हूं वो बिल्कुल एक ऐसी समीक्षा है, आप उससे चौंकेंगे। कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में 370 पार भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। मोदी जी ने पार्लियामेंट में भी कहा, लेकिन लोकतंत्र मर रहा है, उसके गुनाहगार कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपना संगठन मजबूत नहीं किया। अगर कांग्रेस ने संगठन मजबूत किया होता तो आज वो अखिलेश या पीडीए, और अखिलेश जिस तरह पीडीए की बात लेके चल रहे हैं, और या जो स्वामी प्रसाद मौर्य उससे खिसक के चले गए, नई पार्टी उन्होंने अपनी परसों जो है लॉन्च कर दी, हाँ। और उसके अलावा केजरीवाल का मना कर देना कांग्रेस के साथ, अखिलेश का मना कर देना कांग्रेस के साथ, अचानक वही अखिलेश के भाई रामगोपाल यादव ने 2 दिन पहले दिल्ली में कहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ। तो मुझे ये लगता है ईडी और सीबीआई, क्योंकि आपको याद होगा रब्बानी साहब, उत्तर प्रदेश में दलितों की एक बड़ी नेता मायावती ने भी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, वो भी नहीं, उसके ऊपर भी राजनीतिक दबाव, ईडी का दबाव,
अत्यंत और शिवपाल की जो बिल्कुल। रिवर फ्रंट की और कांग्रेस जो है, जो कांग्रेस के प्रभारी हैं यूपी के अविनाश पांडे, वो बार बार कहते हैं कि समाजवादी पार्टी तो है ही हमारे साथ, क्योंकि वो तो शुरू से ही जुड़ी हुई है, 2022 से ही है। मगर ये जो अपना क्या कहते हैं, यानी बीएसपी के लिए भी वो कह रहे हैं दरवाजे खुले हुए हैं, मगर मायावती ने कल भी कह दिया कि नहीं, हम जो है वो क्लियर कर रहे हैं, हम अकेले ही लड़ेंगे। रब्बानी साहब मेरी बात आ जाने दीजिए। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी सहयोगी दल कांग्रेस के जो इंडिया गठबंधन में आना चाहते थे, वो अचानक क्यों बाहर हो रहे हैं? हाँ। एक राजनीतिक मजबूरियां है। अपना अपना कुनबा, अपना परिवार बचाना है, अपने अपने फंड बचाने हैं पार्टी के। हाँ। और अपना जो परसेप्शन भ्रष्टाचार का था, कांग्रेस लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से, राहुल गांधी पूरे देश से लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, ये तय हो गया है। और ये लोग जो कहते हैं पीटीए बनाया है, ये सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी वोट को सिर्फ बचाने के लिए अपने पास और उनके रहनुमा बनने के लिए ये कहते तो हैं कि हम पीटीए कर रहे हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन असल खेल राजनीति का अंदर से ये सारी राजनीतिक पार्टियां जो कांग्रेस को छोड़ के जा रही हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि उनकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, अपने अपने उनके ऊपर जो ईडी और सीबीआई का शिकंजा जो आने वाले समय में कस सकता है। राम गोपाल 2 दिन पहले कह रहे थे कि कांग्रेस में सब चल रहा है, आज अचानक क्यों हो गया? मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक को उन्होंने टिकट दे दिया सपा ने। सपा लगातार अपनी सीटें जितिया कर रही। देखिए कांग्रेस अकेला चलो इस स्थिति में फंस गई है देश के अंदर। केजरीवाल वो भी जेल जाने के करीब है, अखिलेश यादव भविष्य में जा सकते हैं जेल, शिवपाल के रिवर फ्रंट की फाइल खुल सकती है। ये सारी जो राजनीतिक कवायद है, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे तो ईडी और सीबीआई के माध्यम से, चाहे वो महाराष्ट्र का खेल हो, चाहे वो बिहार का खेल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का खेल हो, असली लोकतंत्र के उत्तर प्रदेश के अंदर अब नहीं बचा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का अचानक कांग्रेस से चला जाना और अलायंस ना होना, मैंने कई बार कहा ये अलायंस नहीं होगा, आप देखिएगा। हाँ। होगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अंत में खेल करेगी, जो खेल मायावती ने किया। देखिए उसका कारण क्या, रब्बानी से खत्म कर देंगे। मायावती और समाजवादी पार्टी सब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, तो चतुर्कोणीय मुकाबला हो जाएगा। जब 3 जगह को डिवाइड होगा विपक्ष का, तो उसका अंतोगत्ता लाभ भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, अगर हम ठीक है, पहले एक बार जवाब ले लेते हैं। पूजा जी कुछ कहना चाह रही हैं, वो कुछ रिएक्शन देना चाह रही हैं इस पर। जी पूजा जी। देखिए मेरा ये मानना है कि जो बार बार ये आप कह रहे हैं पत्रकार महोदय कि ये समाजवादी पार्टी गठबंधन से चली गई है, तो समाजवादी पार्टी गठबंधन में निरंतर है और अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जाए। और रही बात ईडी और सीबीआई की, तो समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी की छवि जितनी साफ है, वो स्पष्ट तौर पर जिस तरह से जनता के बीच में जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता के मुद्दों को जितना मुखरता के साथ अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, उतना कोई नेता नहीं बोल रहा है। निश्चित तौर पर सारी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं, अपनी यात्राएं चला रही हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन जो 24 घंटे और साल के 365 दिन उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में है, उनके सुख और दुख में है, वो सिर्फ अखिलेश यादव जी हैं। और हम अभी भी आपसे कह रहे हैं कि अभी ये कह देना कि हम गठबंधन से चले गए हैं या गठबंधन अलग हो गया, ये बहुत जल्दबाजी होगी। निश्चित तौर पर बात ठीक है आपकी। देखिए बात ठीक है पूजा जी, देखिए बात चलिए ठीक है, आप चूंकि लीडर हैं समाजवादी पार्टी की, उसकी तरफ से आप बात रख रही हैं, तो बचाव करेंगे अपनी पार्टी का। और जब तक बचाव करेंगी, जब तक जो है क्लियरली नहीं, सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, दोनों बड़े नेताओं का, दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं के बयान नहीं आ जाते, तब तक तो आपको बचाव करना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। मगर मेरा सवाल ये है, त्रिपाठी जी का भी सवाल वो है, या दूसरे लोग उनके सवाल वही है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि गठबंधन है, एक तरफ जो है आपने 2 दिन के अंदर ही 20 उम्मीदवारों के नाम जो है वो दे दिए, या मतलब जो है वो टिकट उनको दे दिए, उनके नाम का ऐलान कर दिया, और उनमें बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिनको कांग्रेस भी मांग रही थी, तो फिर कांग्रेस के भी नाराज होंगे, दूसरे लोग भी सवाल उठाएंगे। बात ये है ना, कांग्रेस का कहीं से आधिकारिक बयान तो आया नहीं कि मैं ये सीटें मांग रहा था और यहाँ पर कैंडिडेट उतार दिया गया है। कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने कहा हो, कांग्रेस के किसी लीडर ने कहा हो, समाजवादी पार्टी के किसी लीडर ने कहा हो, तो निश्चित तौर पर जब अभी बातचीत चल रही है तो बहुत कुछ बातचीत के बाद ही तय हुआ होगा। और हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि हर बार ये होता था कि कैंडिडेट की लिस्ट बहुत बाद में आती थी, जिसका नुकसान होता था। इस बार माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले से ही चिन्हित करके सीटों पर काम शुरू कर दिया। और निश्चित तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी कैंडिडेट्स लड़ाए जा रहे हैं, ये बहुत मजबूत हैं, जमीनी हैं और बहुत सारे आकलन के बाद
यहाँ पर इनको उतारा गया है। और आने ठीक वाले समय में जब हमारी कांग्रेस से बातचीत होगी तो कांग्रेस भी अपनी सूची जारी करेगी। ठीक है, ठीक है। तमजीद अहमद साहब, देखिए पूनम जी एक सवाल उठा रही थी, वो कह रही थी, एक बात उन्होंने कही थी और वो भी अपनी पार्टी का बचाव कर रही थी। वो कह रही थी कि जो लीडर्स आते हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं, हमने किसी को तोड़ने की कोशिश नहीं की, चाहे वो अशोक चौहान हो जो है महाराष्ट्र के या फिर दूसरे लीडर से। तो हर दूसरे तीसरे दिन अभी हमने देखा था जो है राजस्थान में जो कई बार एमएलए रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, वो भी कल बीजेपी में शामिल हुए, बड़े लीडर माने जाते हैं राजस्थान के। गहलोत साहब के बड़े करीबी थे, वो भी चले गए। तो पार्टी वो अपने लीडर्स को क्यों नहीं संभाल करके रख पाती? क्या वाकई वो छिटक रहे हैं? मतलब उनको लगता है कि यहाँ जो है उनका मुस्तकबिल बेहतर नहीं है, उनका भविष्य जो है सुरक्षित नहीं है कांग्रेस में, इसीलिए वो सीधा फिर रुख करते हैं बीजेपी का। बड़ी खबरें तो आ रही थी मध्य प्रदेश से भी, लेकिन फिर वहां पर यह हुआ कि शायद बीजेपी में एंट्री नहीं मिल रही है और जो 84 के दंगे थे उसमें नाम है जो है कमलनाथ साहब का, इस वजह से या कुछ और वजह भी हो सकती है। कई बार ऐसी खबरें फैलाई भी जाती हैं, बहुत सारा कुछ चलता है सियासत में। तो क्या है, थोड़ा सा साफ कीजिए इस पूरे मामले को। देखिए रब्बानी साहब, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र से मुझे नहीं लग रहा है कि आज 10 साल से जब से ये सत्ता में है तो उनके चरित्र का राजनीति करने का उनका क्रोनोलॉजी का है, अब किसी से छुपा नहीं है। जिस तरीके से अब एक बार बताइए, मुश्किल से हफ्ते भर चुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या किसी की बात करें, 3 पार्षद बीजेपी में छोड़ के चले गए। कैसे मुमकिन है कि रातों रात 3 दिन के अंदर उनका निष्ठा बदल जाएगी, उनकी विचारधारा बदल जाएगी? जिस तरीके का छोटे छोटे चुनाव में जिस तरीके से एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है रब्बानी साहब, ये इतिहास के काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। एक मेयर का चुनाव, आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी कर रही है, भूल जाइए कांग्रेस क्या कह रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक पीठासीन अधिकारी बैठ के वहां पे वोटों को इनवैलिड कर रहा है। तो आप समझिए कि स्थिति कहां से कहां पहुंच गई है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अजीत पवार लोकतंत्र के महानायक है, 3 दिन नहीं लगता वो भारतीय जनता पार्टी के नायक बन जाते। तो ऐसे न जाने कितने मामले होंगे। आप हेमंत विश्व शर्मा को ले लीजिए, पहले उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच चल रही थी, अचानक से वो भारतीय जनता पार्टी के चक्की में पिसे और बिल्कुल साफ होकर निकल आए। तो क्या है ये क्रोनोलॉजी? किसी से छुपी नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है रब्बानी साहब। ये ठीक है, सवाल जवाब में हम कर सकते हैं ये सारे सवाल जवाब, ठीक है, लेकिन देश की स्थिति क्या है कि पूरी की पूरी एक तानाशाही व्यवस्था कायम हो चुकी है कि कोई अगर खिलाफ बोल रहा है उसके खिलाफ सीबीआई ईडी लगा दो, कोई अगर विधायक नहीं बिक रहा है, विधायक तो छोड़िए रब्बानी साहब, पूरी की पूरी पार्टी इन्होंने खरीद ली। क्या आप मान सकते हैं कि 40-40 विधायक एक साथ निष्ठा बदल के भारतीय जनता पार्टी में हम ऐसे शामिल हो जाएंगे? यहाँ तक की आरोप लगा, मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही पार्टी नहीं बदलता। मैं बता रहा हूँ रब्बानी साहब, यहाँ तक आरोप लगे कि एजेंसीज ने बाकायदा उनका अपहरण तक किया, ऐसे आरोप तक लगे हुए। तो आप आसान स्थिति नहीं है इस वक्त। और ये लड़ाई जो विकल्प और जो नैरेटिव, जो खिलाफ नैरेटिव अगर कोई दे पा रहा है तो सिर्फ राहुल गांधी दे पा रहे हैं। ठीक है, पूनम सिंह जी कोई रिएक्शन देना चाहेंगी? वो कह रहे हैं कि, और मतलब जो है वो डंके की चोट पे इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो ईडी, सीबीआई और आईटी और तमाम जितनी एजेंसीज हैं उनका इस्तेमाल करके वो तोड़ती है, अपनी मर्जी से लीडर्स नहीं आती, तोड़ती है बीजेपी। खुशी जी, ये लोग बताए कि जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई थी तो उस समय कितने लोकतंत्रों की हत्या हुई थी। ये कांग्रेस के लोग बैठ करके जिस तरह से गोल गोल बातें घुमाने की काम भाई, वो तो 77 में उनको सजा मिल गई थी ना, 77 में बुरी तरीके से हार गई थी इंदिरा गांधी। आपने जिसके घर शीशे के होते दूसरों पर ईंटा नहीं फेंका करते, लेकिन ये लोग चलिए ठीक है, आपने ये बात तो मान ली कि आप भी शीशे के घर में ही रहती हैं, ये बात तो आपने मान ली। प्रभात त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आता हूं। 2014 के जो आम इंतखाबात थे, लोकसभा चुनाव थे, और 2019 के, दोनों का अगर हम आकलन करें उसमें हम देखते हैं कि भाई कितनी मतलब जो है वो सीटें किसको, किस पार्टी को मिली और वोट परसेंटेज क्या था। 2014 की बात करें तो समाजवादी पार्टी को तकरीबन 22% जो है वो वोट मिला था, 5 सीटें आई थी। बीएसपी को 20 के करीब 9.6 जो है, मतलब 20 के करीब ये तो वोट मिले थे उनको, मगर सीट कोई नहीं मिली थी, 0 सीट्स थी। कांग्रेस को 7.5% वोट मिले थे और 2 सीटें आई थी, और बीजेपी को तकरीबन 43% और 71 सीट्स मिली थी। ये 2014 की बात है। 2019 की बात अगर हम करें तो समाजवादी पार्टी को तकरीबन 18% और 5 सीटें, बीएसपी के साथ वो गठबंधन में थी, और एक तरीके से सपोर्ट जो है वो कांग्रेस का भी था, अंडरस्टैंडिंग थी एक तरीके से। बीएसपी को करीब 19.25% और 10 सीटें जीती थी। कांग्रेस की बात करें तो 6.25% के करीब वोट मिले थे, 1 सीट जीती थी। उस सीट को भी अभी छोड़ दिया जो है वो सोनिया गांधी जी ने।
और बीजेपी जो है उसे तकरीबन 50%, 49.5% के करीब वोट मिले थे, तो बड़ा वोट शेयर था, वो 62 सीटें वो जीती थी। अगर हम बात करें 2019 को ही हम उठा लें, समाजवादी पार्टी को करीब 18% और कांग्रेस को करीब 6% वोट जो है वो मिले थे, 24% के करीब हो रहे हैं। तो 24% दोनों मिलकर के भी 50% का तो ये मुकाबला ही नहीं कर पा रहे। तो अगर मिल भी गए तो क्या हो जाएगा, कितनी सीटें मतलब जो है आ जाएंगी, मतलब क्या लगता है आपको, आकलन क्या है आपका? देखिए रब्बानी जी, मैं राष्ट्रीय लेवल पे समीक्षा कर रहा हूँ 2019 में जी, जब लोकसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को 38% मिला था, 48% सॉरी, और 52% विपक्ष था, सामूहिक विपक्ष, जिसमें क्षेत्रीय छत्तर थे और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और क्षेत्रीय छत्तर थे। उत्तर राजनीति का देखिए परिदृश्य कैसे बदलता है, या मास्टरमाइंड जो कि जिसे कहते हैं राजनीति का चाणक्य भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो अमित शाह हो या मोदी का मैकेनिज्म कहो या मोदी का मैनेजमेंट कहो या मोदी की गारंटी कहो, ये भाजपा कहती है, ये जनता नहीं कहती है, भारतीय जनता पार्टी। सवाल इस बात का है, जब इंडिया गठबंधन का ऐलान हुआ था, नीतीश कुमार ने प्रयास किया था, उसी दिन से भाजपा लग गई थी कि इंडिया गठबंधन का परसेप्शन परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये लोग कहने लगे, मीडिया का साथ देने लगा भारतीय जनता पार्टी का कि ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये सारे लोग एकजुट हो रहे हैं, इंडिया का गठबंधन बना है। आपको याद होगा आज वो गठबंधन है, गठबंधन नहीं चल रहा है, उसका कारण क्या है? अगर गठबंधन बन जाता और सीट शेयरिंग के मामले सड़ जाते हैं इस देश के अंदर, तो आज 60% की पार्टी है ये होती और 40% के ऊपर भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पाती। ठीक है, राजनीतिक समीक्षा समझिए उस चीज को। भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, केंद्र में सत्ता में। कांग्रेस जूझ रही है, कांग्रेस अपने आप को 50 से ऊपर ले जाने का प्रयास करती है। कांग्रेस की एक गलती है कि वो अपने आप को हिंदी पट्टी की जगह दक्षिण पट्टी की पार्टी मानने लगी अपने आप। लोग हिंदी पट्टी से, अमेठी से, रायबरेली से वायनाड चले जाते हैं, सोनिया गांधी रायबरेली सभा चली जाती हैं। उत्तर प्रदेश एक अस्तित्व का एक कितना बड़ा एक राजनीति का प्रयोगशाला या कहेंगे जहां से प्रधानमंत्री, अब मोदी जी आए, उन्होंने बनारस से कहा, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। अब मोदी जी जाएंगे दक्षिण में, रामेश्वरम से चुनाव लड़े, कहेंगे मुझे वहां बुलाया, क्योंकि भाजपा का अपना विजय पताका ठहराना है। तो सवाल इस बात का है, कांग्रेस जूझ रही है, लड़ रही है सत्ता माने। तो कांग्रेस ने गलती की जब राहुल गांधी ने अध्यादेश माना था। मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी को उस समय कांग्रेस देश का प्रधानमंत्री बना सकती थी, क्यों नहीं बनाया, ये सवाल। अब आप कितनी भी काउंटिंग कीजिए, क्षेत्रीय छत्रप अलग रहे हैं, ईडी और सीबीआई के दबाव में क्षेत्रीय छत्रप अपनी पार्टी बचाने के और अपने जो ये जितने भी लोग आ रहे हैं ये अपना राजनीतिक भविष्य बचा रहे हैं, अपनी पार्टी बचा रहे हैं। रब्बानी समझिए इस बात, तो क्षेत्रीय छत्रप में वो अपनी पार्टी, अपनी विधायक, अपनी सांसदी फिर पाने के लिए मोदी के जो एक बड़ा कैनवास बना हुआ है, चाहे वो राम मंदिर को लेके, चाहे वो मोदी की गारंटी को लेके, या 370 या फॉरेन पॉलिसी, ट्रिपल तलाक, दुनिया भर के मामले हैं जिनको लेकर के वो ताज ठोक के, सीना ठोक करके कहते हैं कि हाँ हमने ये किया है। जी कोई माने या ना माने, राहुल गांधी सड़क के उतर के संघर्ष कर रहे हैं। क्षेत्रीय छत्रप को फायदा मिल रहा है अपने क्षेत्र का, जो उन्होंने काम किया, या पीडीए का जो अलायंस की बात कर रहे हैं, मुस्लिम, ओबीसी, ये सारी चीजें। मगर ये पीडीए का सर हमने देखा है, देखिए पीडीए को लेकर के भी नाराजगी है समाजवादी पार्टी से। अभी 2 दिन पहले ही, मतलब इतवार के रोज दिल्ली में जो सलीम शेरवानी कई बार के मेंबर पार्लियामेंट रहे, अच्छे बड़े लीडर थे, वो पार्टी छोड़ के चले गए। कई और जो है वो एमएलएस जो है वो पार्टी छोड़ने की मतलब जो है वो बात कह चुके हैं, या नाराजगी, बहुत सख्त नाराजगी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो भी चले गए, शायद पीडीए का कहीं ना कहीं वो होगा, या हो सकता है कि कोई और फाइल वाइल निकली हो उनकी, वो अलग पार्टी भी बना ली उन्होंने। तो पीडीए को लेकर के भी बहुत मुतमईन नहीं है लोग। देखिए रब्बानी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हो गए, पार्टी दिखा दें विधायक नहीं बन पाएंगे। अरे भाई, सवाल इस बात का है कि उसको ना सपा दे रही है ना उनको भाजपा दे रही है, पीछे से भाजपा सपोर्ट कर रही है। भाजपा का अभी तक खंडन नहीं आया है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़ के गए हैं, भाजपा ने कोई कमेंट नहीं किया। अभी उनकी बेटी को टिकट मिलने की बात फिर दोबारा आ रही है कि राजनीति में पार्टी के पीछे क्या क्या होता है, ये आम मतदाता नहीं समझ पाता है। आम मतदाता ये समझता है, आज
जिस तरीके से एक मीडिया का एक हाइप बनाया जा रहा है कि मोदी की गारंटी हर जगह चल रही है और है देश में फिर तीसरी बार मोदी लहर है, मोदी की सरकार आ रही है, तो ये जो हाइप क्रिएट किया जाता है उसमें ये सारे लोग नीचे दब के रह जाते हैं। समाजवादी पार्टी का आज कांग्रेस से अलग होना, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी दबाव है अखिलेश के ऊपर कि आप अकेले चुनाव लड़िए, और जब अकेले ये लोग लड़ेंगे तो वोट का विभाजन होगा, भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 आएगी। और एक बात और कहूँ जी, रायबरेली और अमेठी, आपको याद होगा समाजवादी पार्टी हमेशा छोड़ देती थी और वहां से चुनाव अपना प्रत्याशी नहीं उतारती थी। अब वहां से समाजवादी पार्टी हारेगी तो प्रियंका भी वहां से हार जाएगी और 80 में 80 जीरो का कांग्रेस को माइनस हो जाएगा। एक सीट जो कांग्रेस की थी वो नहीं आएगी। तो जो ये राजनीतिक मसले हैं, इस राजनीतिक समीकरण के पीछे ठीक है कहीं न कहीं एक बड़ा कोई ऐसा काम रहा है जिससे कि ये पार्टियां अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपने खुद को बचाने के लिए जनता के बीच जा रही है। ठीक है तमजीद अहमद साहब, देखिए बहुत सारी बातें हैं और एक चीज अक्सर वो उठ रही है जनवरी से ही, और वो जिस वक्त जो है नवंबर में 5 सूबों के असेंबली इंतखाबात हो रहे थे, 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उस वक्त नाराजगी जो है वो नीतीश कुमार ने भी जाहिर की थी, वो अलग हो गए, और नाराजगी जाहिर की थी मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने भी। और फिर ये कहा गया कि क्या नाम है वो इंतखाबात जो है वो यानी असेंबली इंतखाबात है, विधानसभा चुनाव उसमें बिजी हैं। वहाँ तो रणनीति ये भी मतलब एक तरीके से कांग्रेस बना रही थी कि अगर 4 सूबों में जीत गई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो फिर वो एक तरीके से डोमिनेटिंग पोजीशन में होगी इंडिया ब्लॉक के ऊपर। बड़ी पार्टी तो वो है ही, और 4 राज्य जीत गए तो कहीं ना कहीं वो सीटें ज्यादा मांगेगी। एक तो वो फेल हो गया वहां का जो उनका एक समीकरण था या एक जो स्ट्रेटजी थी। मगर उसके बाद जो गठबंधन के जो दूसरे लोग हैं उनकी शिकायत यह है कि अभी भी कांग्रेस गठबंधन को लेकर के बहुत ज्यादा संजीदा नजर नहीं आ रही है। हालांकि अलग अलग लीडर्स की जिम्मेदारी लगा दी कांग्रेस की तरफ से, वो बैठकें कर रहे हैं, अलग अलग वक्त पर बैठक हुई आम आदमी पार्टी के साथ भी और शिवसेना के साथ भी और जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ भी। मगर ऐसा कह रहे हैं अभी भी कि राहुल गांधी को वो जो इंडिया ब्लॉक है उसके लिए स्ट्रेटजी बनाने पर या उसको आगे बढ़ाने पर काम करना चाहिए था, मगर वो भारत जोड़ो नया यात्रा निकाल रहे हैं। और कांग्रेस चूंकि एक तरीके से वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में राहुल गांधी के पीछे ही है, तो बड़े लीडर्स भी उनके आसपास ही रहते हैं, उनके इर्द गिर्द घूमते हैं और उसी में लगे रहते हैं भारत जोड़ो नया यात्रा में। एक तरफ भारत जोड़ो नया यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ जो इंडिया ब्लॉक है, जो उसके दल हैं, वो किसी ना किसी वजह से वो छिटक रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। आपको लगता है कि ज्यादा जोर दिया जा रहा है इस वक्त भारत जोड़ो नया यात्रा पर? यह वक्त उसका नहीं था, ये वक्त जो है कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक के साथियों को, उन दलों को मनाने का और संजोए रखने का वक्त था? मानी साहब ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है, हमारी प्राथमिकता में आज जिस तरीके की, देखिए मानी साहब एक चीज तो समझना पड़ेगा जी, कितना भी इंडिया घटक दल बना ले, कितने भी दलों गठबंधन कर ले, आखिर में वोट तो लोगों को ही देना है। डेमोक्रेसी में तो वोटर ही सब कुछ है, कोई गठबंधन कितना ही बना ले। तो इस समय हमारी जिम्मेदारी बनती है, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी और सारे इंडिया घटक दलों की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके की एक तानाशाही व्यवस्था कायम की है, तो राहुल गांधी जी को तो जाके समझाना पड़ेगा। मैं आपकी बात नहीं करूंगा रब्बानी साहब, मैं आपके चैनल की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन बाई एंड लार्ज अब आपको ये सवाल ये भी पूछना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी को जरूरत क्यों पड़ी। आप टाइमिंग पे तो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन ये जरूरत क्यों पड़ी ये भी समझना पड़ेगा। आप अगर देख रहे होंगे कि दिल्ली के जितने भी मेन स्ट्रीम चैनल है, मीडिया चैनल, जिनका काम शायद विपक्ष और जनता के बीच में कैरियर बनने का था, वो बैरियर बन के काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए चुनौती बहुत बहुत ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी का जितना पेनिट्रेशन पूरे इंडिया में है और कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल होने के नाते भी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा आयद हो जाती है। हमें निश्चित रूप से तो जनता के पास जाके सीधे बात करनी पड़ेगी। हम राहुल गांधी जी इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा और इसके अनुसार यात्रा पे निकले। पहले उन्होंने 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, उसके बाद 6600 किलोमीटर की यात्रा वो कर रहे हैं, जो कि पूरा मणिपुर से मुंबई तक कनेक्ट कर रहा है। सीधा जनता से संवाद कर रहे हैं। वो बताया जा रहा है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार, अन्याय किया है, किसानों के साथ अन्याय किया, किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अन्याय किया, किस तरीके से सामाजिक असमानता फैलाई पूरे देश के अंदर। आप समझिए कि 73% आबादी का ऑलमोस्ट ना के बराबर प्रतिनिधित्व ब्यूरोक्रेसी में है। 73% आबादी, कल राहुल जी ने कितनी बड़ी बात कही रब्बानी साहब, अगर आपने सुना हो, 200 कंपनियां सबसे बड़ी जो इंडिया के अंदर है, उसमें एक भी दलित, ओबीसी और पिछड़ा आदिवासी नहीं है। आप सोच सकते हैं
कि 200 कंपनियां ऐसी हैं जिसका मालिक ना तो ओबीसी है, ना एससी है, ना तो दलित, जिनकी आबादी 73% है। हाँ। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ब्यूरोक्रेसी में। आप देख लीजिए 90 जो टॉप आईएएस है उसमें से 5 आईएएस ऐसे हैं जो एससी एसटी ओबीसी को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरह की सामाजिक असमानता फैली हुई है। हाँ। फिर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का आप मामला देख लीजिए, फिर आप देख लीजिए न जाने कितने मुद्दे। किसानों की हालत क्या है रब्बानी साहब, आप देख रहे हैं। नोएडा में आप बैठे होंगे, आप देख रहे हो किस तरीके से बॉर्डर को सील किया गया। बॉर्डर को सील ही नहीं किया गया, इस तरीके से कीलें ठोक दी गई, इस तरीके से बैरियर लगा दिए गए। आप समझ सकते हैं जो हम किसान हमारे लिए अन्न उगाते हैं उनको रोकने के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था केंद्र सरकार ने की कि आप उसका कोई जवाब नहीं है। किस तरीके की तानाशाही व्यवस्था कायम की गई। रोजगार का मुद्दा देख लीजिए, बेरोजगारी अपने सबसे चरम स्तर पे पहुंची हुई है रब्बानी साहब। मैं तो पूरी यात्रा के पर देखिए वो बात ठीक है आपकी, तो ये इश्यूज हैं और इनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। कांग्रेस ने अभी लिस्ट जारी की थी कि अभी 30 लाख के करीब जो है वो नौकरियां की मतलब भर्ती होनी है, यानी पद खाली हैं मरकज में, और 1.5 लाख के करीब जो है वो उत्तर प्रदेश अकेले यूपी में है। 3 लाख जो नौकरियां निकलनी है वो रेलवे में, और जो कई सारे डिपार्टमेंट है 4-5 ऐसे हैं कि जहां पर 3 लाख के करीब जो है वो भर्तियां निकलनी है, वो नहीं हो पा रही। बहुत सारी चीजें हैं। पूनम जी मैं आपके पास आऊंगा। हाँ तमजी साहब, अच्छा ठीक है हाँ बात मुकम्मल कर लें। अच्छा ठीक है आपने जो सवाल पूछा कि जो आपने टाइमिंग पे सवाल उठाया, तो हमारे पास विकल्प नहीं है। लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को जगाना उनके बीच जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल जाना पड़ेगा। तो ये इंडिया, और ये सब हमें फायदा नहीं मिलेगा, इंडिया घटक दलों को भी इसका फायदा मिलेगा, निश्चित रूप से इसका फायदा सबको मिलेगा। तो हमारी टाइमिंग पे सवाल मत उठाइए हमारे। अच्छा ठीक है आपकी बात, चलिए आपकी सारी बात जो है वो मान ली जाती हैं और इस बात को पब्लिक भी मान ले, मगर फिर नीतीश कुमार जैसे इतने मतलब जो है वो यानी सीनियर लीडर भी हैं, समझदार भी हैं और इतने मजबूत लीडर थे, वो इंडिया ब्लॉक को बनाने में उनका अहम रोल था। वो चले गए छोड़ करके, और उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े लीडर थे, एक बड़े खानदान से, वो मतलब सियासी खानदान से आते हैं, ठीक है साहब, जयंत चौधरी वो चले गए छोड़ करके। तो फिर वो सवाल उठते हैं कि ठीक है आप पब्लिक के बीच जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है इसका फायदा सिर्फ कांग्रेस को नहीं मिलेगा बल्कि जो घटक दल है उनको भी मिलेगा। तो ये बात आरएलडी की समझ में क्यों नहीं आई? ये बात जो है वो जेडीयू की समझ में क्यों नहीं आई? या ये स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर सलीम शेरवानी की समझ में क्यों नहीं आई? देखिए आरएलडी को नहीं समझ में आई। अब आरएलडी के साथ तो अब आप समझिए, जब उनको ये बात नहीं समझ में आई कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने उनके पिताजी का सामान रातों रात उनके बंगले से फिकवा दिया था, उनका बंगला छीन लिया गया था। यही जयंत चौधरी को लाठियों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मथुरा में पीटा था। तो हमारी बात कहां समझ में आएगी? जब इनको इतना अन्याय अपने परिवार के साथ हुआ वो दिखाई नहीं पड़ा तो नहीं समझ में आएगा, वो उसकी बात नहीं। अब नीतीश कुमार की देखिए, उनका तो कैरेक्टर सेंसेक्स की तरह चलता है। हर 6 महीने में वो कहीं चले जाते हैं, पहले हमारे पास आए, फिर उनके पास गए, फिर उनके पास आए, फिर हमारे पास आए। तो आप कोई भी इनकी गारंटी नहीं ले सकता, मोदी जी भी गारंटी नहीं ले सकते कि नीतीश कुमार अगले 2 महीने बाद कहां होंगे। तो नीतीश कुमार जी का तो पॉलिटिकल कैरियर के रूप में इसी तरीके से वो एक्सेप्टेड हो गए लोगों के बीच। तो इसको मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा मुद्दा है। और फिर हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो उससे नीतीश कुमार हमें छोड़ के चले जाएंगे, कोई वजह मुझे तो समझ में नहीं आ रही रब्बानी साहब। ठीक है पूनम सिंह जी, देखिए बहुत सारी बातें कही हैं और तमजीद साहब कह रहे थे, और बहुत सारी पब्लिक की जब हम बाइट सुनते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, वो कहते हैं हाँ महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, नौजवानों का भी हमने देखा, पुलिस भर्ती निकली उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से जो है वो लाखों नौजवान थे, लाखों अभ्यर्थी थे जिन्हें मतलब जो है एक तरीके से शेल्टर भी नहीं मिला, एक रात गुजारने का मतलब कहीं कोई इंतजाम भी नहीं था उनके लिए। उस मसले को भी उठाया राहुल गांधी ने, एक्स के जरिए एक्स पर पोस्ट लिखी, और वैसे भी उठाते रहते हैं, वो तमाम मसलों को उठाते रहते हैं। सारे इश्यूज हैं, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, भ्रष्टाचार भी। वो कह रहे हैं कि मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं आती खुल करके, मगर वो कहते हैं, बीजेपी पर इल्ज़ाम लगता है कि सारे चीज़ें हो रही हैं। मगर फिर क्या आपके पास जो है वो कौन सी जादू की छड़ी है जो आप पब्लिक के बीच जाते हैं, वो आपकी बात मान लेती है और फिर वोट कर देती है? वो थोड़ा सा समझना चाहते हैं। तो मानी जी, कांग्रेस के लोग बताए कि इनकी सरकार थी, तो हमारे कम से कम जब हमारे 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, एनडीए की सरकार केंद्र में है, तो एक भी किसी मंत्री पर घोटाले का आरोप नहीं लगा है। अच्छा, हुआ राष्ट्रमंडल खेल घोटाला हुआ, 2G घोटाला हुआ, शारदा चिट फंड घोटाला हुआ। आखिर जनता देख रही है, जनता तो देख रही है कि सरकार में रह करके, केंद्र में रह करके कौन काम कर रहा है, कौन जनता के पैसे से घोटाले कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी यदि काम करते हैं, तो किसानों को 11 करोड़ अधिक किसानों को प्रति व्यक्ति 6,000 रुपए आर्थिक मदद करते हैं, तो
के लिए कोई सोच नहीं रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी गरीब अंतिम व्यक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करते हैं, महिलाओं की चिंता करते हैं। महिलाओं को जिस तरह से जनधन योजना से 3 गाँव में खाता खुलाने का काम किया, कोरोना काल में क्या स्थिति हो गई थी आपने देखने का काम किया होगा, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी किसी भी व्यक्ति को भूखे नहीं रहने दिए। ठीक है, ये लोग बात करते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी काम। पूजा शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक हाइपोथेटिकल सवाल है आपसे, और वो सवाल जो है वो 2014 और 2019 में जो वोट मिले थे समाजवादी को, बहुजन समाज पार्टी को और कांग्रेस को, उसे जोड़ करके अगर देखा जाए तो लगता है कि रिजल्ट जो है वो कुछ और बदल सकते हैं। हालांकि 19 में जो है वो कोशिश की थी, मगर बहुजन समाज पार्टी की तो जाहिर तौर पर सीटें जो है आ गई थी 10, पहले 0 थी 10 पर आ गई, मगर आपकी 14 में भी और 19 में भी 5 की 5 ही रही। हालांकि अब तो चीज़ें बहुत आगे निकल चुकी हैं और मायावती बार बार कह चुकी हैं कि वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगी, वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। मगर कुछ लोगों को अभी भी उम्मीद है, खासतौर से कांग्रेस को, इस तरह की खबरें हैं मार्केट में कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं वो टच में है, मतलब कहीं यानी कांटेक्ट में है बीएसपी के लीडर्स के। अब किन लीडर्स के वो कांटेक्ट में है ये तो मतलब जो है वो नहीं कहा जा सकता, मगर आपको लगता है कि अगर कुछ इस तरह का समीकरण बनता है। देखिए, समाजवादी पार्टी का वोट शेयर तो घटा था 2019 में, अगर हम 14 की बात करें 22 के करीब था, मगर 19 में आकर के वो 18% के करीब रह गया था। मगर बीएसपी का जो वोट परसेंटेज है वो तकरीबन वैसा ही था, वहां पर 19.60 था और यहां पर 19.26 था, मतलब तकरीबन वही था, बहुत कम फर्क आया था। आपको लगता है कि क्या कुछ अभी भी कोई उम्मीद बची है बीएसपी के साथ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, या वो बीएसपी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बन जाए? क्योंकि प्रभात त्रिपाठी जी इस बात को कहते हैं, सारी दुनिया इस बात को मानती है कि सियासत में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं, देखिए, अगर आप 14 से 19 की परिस्थितियों को करेंगे तो बहुत अलग है। हमने 19 में मायावती जी को वो सीटें थी जहां पर समाजवादी पार्टी का एक बड़ा जनाधार था और तमाम सीटों पे हमने इसलिए कॉम्प्रोमाइज किया ताकि हम भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। और हमने जब बहन जी को अपने साथ लिया तो पूरा सम्मान दिया और हमने अपनी तरफ से गठबंधन नहीं तोड़ा, गठबंधन बहन जी ने तोड़ा और बहन जी ने हम लोगों पे आरोप लगा दिया। जबकि जिन सीटों पे वो जीत के गई हैं वो सारी सीट पर समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, बहुत क्लियर है। दूसरी बात मैं कहूंगी कि लगातार समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है वो बढ़ रहा है, हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ रहा है। आपने उन 5 सीटों का आकलन किया जहां पर समाजवादी पार्टी जीती या हम सबसे ज्यादा अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लड़े, अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने अपनी लड़ाई लड़ी। भाई, ऐसी ऐसी सीटों पे हम लड़ के गए जहां पर हमारा वोट बैंक ही नहीं था, लेकिन फिर भी हम लड़े और जनता ने हमें इतना वोट किया। अगर हम बात करें कि मायावती जी हमारे साथ आ जाए तो निश्चित तौर पर हमें मजबूती मिलेगी और हम लोग हमेशा, मानिए अखिलेश यादव जी निरंतर इस बात को कह रहे हैं कि हम तो बहन जी का सम्मान करते हैं, कभी बहन जी के बारे में किसी प्रकार का अपशब्द नहीं बोला, ना ही हमने गठबंधन बहन जी के साथ तोड़ा। अगर बहन जी इंडिया गठबंधन में आना चाहती है तो उनका स्वागत है, अभिनंदन है, वो आए हमारे साथ जुड़े। लेकिन जिस तरह से निरंतर देर हो रही है तो मायावती जी इतना क्यों विचार विमर्श कर रही हैं? क्योंकि उनकी लड़ाई भी, अगर वो भी बार बार कहती है कि हम भाजपा के खिलाफ हैं, तो अगर वो भाजपा के खिलाफ है तो इंडिया गठबंधन में उनको खुल के आ जाना चाहिए अब तक। अगर कांग्रेस ये प्रयास कर रही है तो उसके प्रयास से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम ये जो फैसला है ये जल्दी हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए, ताकि हमारी लड़ाई आसान हो जाए। क्योंकि अभी हमारा और कांग्रेस का सीट शेयरिंग चल रहा है, जब बसपा आएगी तो उसकी अपनी अलग सीट शेयरिंग होगी। तो अब इतना टाइम नहीं रह गया है कि हम इतना समय बर्बाद कर सकें, क्योंकि अब हम सब लोगों को जमीन पर हम लोग हालांकि उतरना पड़ेगा। ऑलरेडी पार्टी उतरी हुई है, पीडीए यात्रा निकाल रही है, ऑलरेडी मार्क उसमें है, आप जमीन पर हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हम लोग काम कर रहे हैं, फिर बाद वर्कर्स के बीच जाना बहुत जरूरी है, तकलीफ होगी ना। ठीक है। प्रभात त्रिपाठी जी, देखिए बहुत सारी बातें हैं। एक तो आपको एक थोड़ी प्रॉब्लम कहीं ये नजर आती है, चूंकि ये बात होती है, आम लोग भी इस बात को जो है वो जानना चाहते हैं, जो आम वोटर्स हैं, कि भाई ठीक है कि अगर उनका मन बन भी गया, राहुल गांधी उनके बीच में है और वो भारत जोड़ो नया यात्रा निकाल रहे हैं, नौजवानों पर उनका फोकस है, तमाम लोगों की तमाम उसकी बात कर रहे हैं, वो जितने भी सेक्ट्स हैं अलग अलग, सबकी बात वो करते हैं, ठीक है। मगर जो उनका लिबास है वो नौजवानों को ज़्यादा एक तरीके से वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और वो अच्छी बात भी है। प्राइम मिनिस्टर खुद, बीजेपी खुद जो है वो यंग मतलब जो है वो फर्स्ट टाइम वोटर्स को कहीं ना कहीं वो एड्रेस करती हैं, तो तमाम लोग करते हैं। मगर मेरा सवाल इस बीच ये है कि इन तमाम बातों के बीच, इन तमाम झगड़ों के बीच, इन तमाम मसलों के बीच अभी तक भी इंडिया ब्लॉक की तरफ से कोई फेस जो है वो सामने नहीं आया कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा इनकी तरफ से, या प्राइम मिनिस्ट्रियल जो फेस है वो नहीं डिक्लेयर किया गया। आपको लगता है कि इस मामले में भी जो है इंडिया ब्लॉक पीछे रह गई है और उसको
कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी होगा, क्योंकि पब्लिक जो है वो, या इलेक्शन, वो परसेप्शन पर भी चलते हैं। परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब प्राइम मिनिस्टर लगातार अटैक करते हैं कि मैं अकेला हूं और एक तरफ सारी पार्टियां, जबकि इंडिया ब्लॉक के मुकाबले एनडीए में ज्यादा पार्टियां हैं, ना तो एनडीए अकेला है और ना इंडिया ब्लॉक अकेली है, इधर भी बहुत सारी पार्टियां, उधर भी बहुत सारी पार्टियां हैं, मगर परसेप्शन और जो है एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है। तो पीएम फेस नहीं होना, डिक्लेयर नहीं करना अभी तक इंडिया ब्लॉक की तरफ से, यह भी एक माइनस पॉइंट है इस ब्लॉक का। नहीं, रब्बानी साहब आपने बिल्कुल सही कहा। तो सबसे पहले दिन हो जाना चाहिए था, चाहे आप खड़गे जी को बनाते, चाहे आप नीतीश कुमार कोई भी को होता। बनाते, आज नीतीश बाहर नहीं जाते। ये आपने सवाल बिल्कुल सही उठाया। देखिए, इंडिया गठबंधन का बार बार मीटिंग करना, बार बार बैठना, बार बार चेहरा ला देना देश के सामने, अरे मोदी के सामने आपको चेहरा देना चाहिए था। 2 बार चेहरा राहुल का हो रहा है, फ्लॉप हो रहा है। खड़गे एक बड़े नेता थे, दलित नेता थे, आप खड़गे को ला सकते थे, आप नीतीश कुमार को ला सकते थे। अगर भाजपा से आप लड़ना चाहते हैं तो आपको कुर्बानी और त्याग करना पड़ता। आप ममता को ला सकते हैं, ऐसे हैं तो, लेकिन आपने नहीं किया। आप किनारे हो गए। हो गई जब इंडिया ब्लॉक वार्ता, क्योंकि अगर इंडिया ब्लॉक यूनाइट होकर चुनाव लड़ता, मैं आज भी कह रहा हूँ आपको, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मायावती और अखिलेश और कांग्रेस एक साथ लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशानी होती, 35 सीट से ऊपर नहीं आती। देखिए, राजनीति में रणनीति का हिस्सा होती है। एक बात आपको कह के खत्म करूँ अपनी बात जी। इस देश का जो टेम्परेचर है, पॉलिटिकल टेम्परेचर है, एक तो 2 विचारधारा इस देश में खिंच गई है। एक विचारधारा का नेतृत्व राहुल गांधी काफी कर रहे हैं, जनता के बीच जाके तो असल समस्याएं देश की बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन रब्बानी साहब, मैं आपके चैनल में कह दूं, ये चुनाव फिर हिंदू मुसलमान में होगा। जब चुनाव के फल जीतेंगे, बिल्कुल ये नेगेटिव मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दे सारे हो जाएंगे, धरे रह जाएंगे, ये धुल जाएंगे सारे मुद्दे। मैं 2014 से देखता आ रहा हूँ, भी चुनाव हुए हैं, चाहे नेशनल चुनाव हो, चाहे राज्य के चुनाव हो, हर जगह हिंदू मुसलमान मंच पे सत्ता है, भारत पाकिस्तान होता है। अभी कोई नए मुद्दे ऐसे आ जाएंगे, महंगाई, बेरोजगारी, जो भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की, महाराष्ट्र में समाप्त की, वो सब पानी बढ़ जाएगा। ठीक है। देश जनता, देश का मतदाता कुछ बड़े परिदृश्य में बड़ी चीजें ब्रॉड लेवल पे उसके दिमाग में रख दी जाएंगी, जैसे कि आप 370 का नारा हो गया, जो आदमी के दिमाग में कर रहा है, राम मंदिर का एक राममय भारत बना दिया, ये बात हो गई। हम देश की 5वीं इकोनॉमी में आ गए, ये सब हो गया। लेकिन देश की बेरोजगारी, देश की महंगाई, युवाओं का रोजगार नहीं मिल रहा है, ये सब मुद्दे फिर भारत पाकिस्तान हो जाएगा। खुद भारतीय जनता पार्टी के पिच में खेलने चले जाएंगे सारे राजनीतिक, चाहे खुद राहुल गांधी हो, कोई बयान ऐसा आएगा उनकी बात चोर है, कोई ऐसा लिया जाएगा कि उसको इशू बना देंगे। देश का बेटा, आपको गालियां मिल रही है, देश के बेटे को गाली दी जा रही है, वो ऊपर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं जिम्मेदारी के तौर पे, इस देश के अंदर चुनाव जो है वो नेरेटिव के आधार पर नहीं होता है, वो इमोशनल भावनाओं के आधार पे होता है। तो गई है उस लकीर के नीचे सब दब के रह जाते। बिल्कुल पता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जाहिर तौर पर तमजीद साहब, जिस तरह की से प्रभात त्रिपाठी जी ने बात रखी है, वो मतलब जो है वो आपको हो सकता है कि अच्छी लगे या ना लगे, मगर वो उसमें सच्चाई है। और एक तरफ मोदी की गारंटी भी चलती है, और जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो चुनाव है, जो इलेक्शन है, वो परसेप्शन पर चलते रहे। एक जुमले पर ही या एक बात पर ही कई बार जो है वो चुनाव पार्टी हार जाती है या जीत जाती है। आपको लगता है कि एक तरफ मोदी की गारंटी चल रही है और 370 का मसला जो है वो भी आप सबको पता है कितना बड़ा मसला है, राम मंदिर का मुद्दा है, तो ये ऐसे मुद्दे हैं। मोदी की गारंटी अपने आप में जो है वो कहते हैं कि एक बड़ी गारंटी है, तो इंडिया ब्लॉक ही चलो मान लेते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, ये 17 सीटों पर मान जाएगी कांग्रेस, और समाजवादी पार्टी भी उन तमाम जगहों को छोड़ देगी, उन सीटों को छोड़ देगी जहां कांग्रेस चाह रही है, मान लेते हैं। आपको लगता है कि मगर उसके लिए उसके बाद भी इंडिया ब्लॉक के लिए जो राहें हैं, जो रास्ता है, वो बहुत मुश्किल भरा है, कांटों भरा है, आसान नहीं होगी, जीत इतनी आसान नहीं होगी इंडिया ब्लॉक के लिए? रब्बानी भाई कि हम लोग इस समय जो है विचारों और नैरेटिव की लड़ाई कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि राहुल गांधी जी के जो मुद्दे उठा रहे हैं, जिस तरीके के मुद्दों को उठा रहे हैं, आप देख लीजिए कि एक नैरेटिव तैयार हो रहा है।
देश की जनता ठीक है, हमारी आवाज उस तरह से नहीं पहुंच पा रही, उसकी बहुत सारी वजह आप लोग बार बार उसकी शिकायत कर रहे हैं, तो उस चीज को बार बार उठाना भी नहीं चाह रहा। लेकिन जो राहुल गांधी के मुद्दे हैं, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम लोग मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं रब्बानी भाई, ठीक है, भावुकता, राष्ट्रवाद, ये सब चीजें ऐसी चीजें हैं जिनसे जनता को कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, 370 का मुद्दा उठा लीजिए, राम मंदिर का मुद्दा उठा लीजिए, कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, लेकिन अंत में अगर आप देख लीजिए तो लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरीके से टूटी हुई है। न तो किसानों को कुछ मिल पा रहा है, ना बेरोजगार युवकों को कुछ मिल रहा है। मैं आपको रब्बानी साहब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इलाहाबाद के अंदर जब रैली पहुंची है, पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी के छात्र राहुल जी के पास पहुंच गए। मतलब ये समझ लीजिए कि वो राहुल जी का इंतजार पलके बिछा के कर रहे थे कि वही एक नेता है जो आएगा और उनके जो मुद्दे उसको उठाएगा। आरओ का पेपर जिस तरीके से लीक हुआ, पुलिस भर्ती में आपने देखा होगा कि लाखों लाख युवक बेचारे सड़कों में पड़े थे, कुछ लोग रेलवे स्टेशन में पड़े थे, आखिर में उनको मिल क्या रहा है? सवाल ये सबसे बड़ा है रब्बानी साहब कि लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी है वो कहाँ पे खड़ी है, आज ये देखना पड़ेगा। और हमारी आपकी जिम्मेदारी बहुत आयद हो चुकी है इस मुद्दे पे कि हमें बातों को उठाना पड़ेगा। रब्बानी साहब, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, मैं बहुत सारे मीडिया के हमारे दोस्त हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि हम अगर जनता के मुद्दों की तरफ लौट आएंगे तो आप मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं, ना तो उनके प्रवक्ताओं के पास बताने का कुछ उनके पास कंटेंट भी नहीं है। तो हमारी भी गुजारिश है, इतनी जिम्मेदारी हमारी है, उतनी जिम्मेदारी आपकी है। आप भी लोकतंत्र के एक पिलर है। मैं आपको कोई तनकीद नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ठीक बात है आपकी बात ठीक, और तनकीद करेंगे उसको भी सर माथे पर, उसको भी एक्सेप्ट करेंगे भाई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल भी मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, मैं हर मीडिया जहां पे भी बैठता हूँ मैं गुजारिश करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। जितनी जिम्मेदारी राहुल गांधी की है, जितनी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की, उतनी जिम्मेदारी देश के सारे सबकी है। बिल्कुल ठीक है, मीडिया हाउस होने के नाते भी और इस मुल्क के शहरी होने के नाते भी, जिम्मेदार शहरी होने के नाते भी हमारी पूरी जिम्मेदारी है। इसमें कहीं कोई ना हम अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे और ना भागने वाले हैं, ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ना कहीं कोई इसमें कोई एतराज है। पूजा शुक्ला जी, क्या फाइनल कमेंट्स होंगे? जाहिर तौर पर चाहे कांग्रेस हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, और एक वक्त तक, कुछ महीने पहले तक या कुछ दिन पहले तक बल्कि, चाहे आरएलडी और बीएसपी के बारे में भी यही कहा जा सकता है कि सियासी दुश्मन तो ये कहते हैं कि एक ही है इन सब का, मगर बात जो है वो आपसी एक तरीके से फंस जाती है लालच की। लालच ही कहा जाएगा उसको, हमें ज़्यादा सीटें चाहिए, हमें कम चाहिए, सबको अपना वर्चस्व भी दिखाना है। तो किस तरीके से, अब चूंकि वक्त की भी कमी, आप खुद भी कह चुकी हैं इस बात को कि एक तो हमें प्रोग्राम भी वाइंड अप करना, हमारे पास भी वक्त की कमी है, ऊपर से इंडिया ब्लॉक और बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टियों के लिए इंतखाबात उनके सर पर है, उनके सामने भी वक्त की कमी है। तो कम से कम अल्फाज में क्या कुछ बताएंगी? सियासी दुश्मन एक है, मगर क्या एक होकर के लड़ पाएंगे आप, या फिर अलग अलग ही जो है वो जाएंगे, मैदान में उतरेंगे? नहीं, देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन सी सीट हमें मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी। सवाल ये है कि अगर हम किसी के साथ गठबंधन में जा रहे हैं तो वो किनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं, उनका क्या आधार होगा जीतने का, ये जानने का हक तो हमारा। और अगर हमने पहले भी प्रस्ताव दिया कांग्रेस को कि आप जिन सीटों पे चुनाव लड़ाना चाहते हैं वहां के आप लोगों की लिस्ट दीजिए कि आप किनको लड़ाना चाहते हैं और उनकी जीत का समीकरण क्या होगा। तो निश्चित तौर पर, क्योंकि हम बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों के हक और अधिकार की भी लड़ाई लड़नी है, और साथ ही ये भी देखना है कि हमारा दुश्मन बहुत बड़ा है, वो चाहे मीडिया का इस्तेमाल हो, चाहे ईडी, सीबीआई या किसी भी तरीके से किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा करके लोगों को उलझाने का काम हो, भारतीय जनता पार्टी बखूबी करती है। उस जाल से भी आपको बाहर निकलना है। उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? जी बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि पूरा देश जानता है कि क्या हाल चल रहा है उत्तर प्रदेश। महिलाओं के साथ बलात्कार का मामला हो, यौन उत्पीड़न का मामला हो, या छेड़छाड़ का मामला हो, अपराध का मामला हो, हत्या का मामला हो, हर तरह के मामले में नंबर 1 है। और ये हम नहीं कह रहे, ये डाटा कह रहा है। हाँ, बिल्कुल, एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है वो। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। जी बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश के हालात ये है कि इतना बड़ा सूबा है, 80 सीटें हैं, और यहाँ पर अगर समाजवादी पार्टी बड़ा दल है और समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के साथियों से जानना चाहती है कि आप जो भाजपा के खिलाफ किसको लड़ाना चाहते हैं, कौन सा आपका कैंडिडेट है, हाँ, तो उसका हक है, वो उसका हक है, बिल्कुल ठीक है। जाहिर तौर पर ये मुश्किल वक्त है इंडिया ब्लॉक के लिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, मगर उम्मीद यही है, जो उनके सपोर्टर्स हैं वो यही उम्मीद लगा रहे हैं कि जो लीडरशिप है, जो दोनों पार्टियों के बड़े लीडर्स हैं, वो बैठेंगे, बातचीत करेंगे, और एक आध सीट का हो सकता है कि कहीं ऊंच नीच हो, तो दोनों पार्टियों के लीडर्स को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। बड़े दल हैं, मगर बड़े दलों को बड़ा दिल भी दिखाना पड़ेगा। बहरहाल, पूनम सिंह जी, तमजीद अहमद साहब, पूजा शुक्ला जी और प्रभात त्रिपाठी जी, मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर हाजिर होंगे हम एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।